गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाजरीन, वफाक और सूबे लॉकडाउन पर कंफ्यूज्ड हैं। अदालतें हुकूमतों को कारकर्दगी के ऊपर कंफ्यूज दिखाई दे रही हैं। पॉलिसी में क्लैरिटी क्यों नहीं है? दैट्स द मिलियन डॉलर क्वेश्चन ऑफ टुनाइट। बिलावल भुट्टो जरदारी बहरहाल अपने इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि वफाक सूबों की मदद नहीं कर रहा और वजीर आजम नाअहल हैं। अगर लीडरशिप नहीं दे सकते कौम को तो इस्तीफा दे दें। नाज़रीन, आज जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि वफाकी हुकूमत और सूबों में ताउन न होने की वजह से मरकज में बैठे लोगों का मुतकबराना रवैया है। उन्होंने ये रीजन दिया ईगो को पॉइंट आउट करते हुए। क्या वफाक में बैठे लोगों को ऐसी जबान इस्तेमाल करनी चाहिए? ये सवाल आज चीफ जस्टिस ने उठाया। उनका ये भी कहना था कि 1 हफ्ते का वक्त देते हैं, कोरोना से मुतल्लिक यकसा पॉलिसी बनाई जाए और अगर ऐसा ना हुआ तो अबूरी हुक्म जारी कर देंगे। सो द बिग क्वेश्चन नाउ इज कि कोरोना आज खुद नोटिस की आज की समात के बाद वफाक और सूबों को यकसा पॉलिसी की हदायत और हुक्म तो दे दिया गया है, लेकिन क्या 18वीं तरमीम की मौजूदगी में यकसा पॉलिसी मुमकिन हो सकती है? आज इसको एक्सप्लोर करेंगे, मगर उससे पहले वेरी वेरी हार्ट रेंचिंग न्यूज डॉक्टर फुरकान की डेथ के कराची में डॉक्टर फुरकान वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से जाँ बहक हो गए और ना बेड मिला, ना सांस की बहाली के लिए उनको वेंटिलेटर मिला। क्या सिंध हुकूमत अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है? क्योंकि एज ऑफ राइट नाउ अभी तक सिंध की कारकर्दगी को बहरहा पूरे मुल्क के तूल अर्ज में सराहा जा रहा था, लेकिन बहुत सी चीजें अब इस एक इंसिडेंट की वजह से एक्सपोज होती हैं। करप्शन हो, मिसमैनेजमेंट हो, लैक ऑफ एसओपीज हो, हेल्थ केयर सिस्टम्स जो सिंध प्रोविंस में है वो किस तरह काम कर रहे हैं, इसको भी आज इस हवाले से बात करेंगे। बल्कि अभी फौरन पहले इसी को एड्रेस करेंगे। डॉक्टर सईद अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, पब्लिक हेल्थ पर्सन हैं, मास्टर्स हैं इनका पब्लिक हेल्थ में फ्रॉम येल यूनिवर्सिटी, साबिक सीईओ और प्रेसिडेंट भी रहे हैं पीकेएलआई के। डॉक्टर सईद अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ देने को। जी थैंक यू। डॉक्टर साहब, मैं deep felt condolences. You've lost a colleague. We've all lost an esteemed doctor in the country. और unfortunately महसूस ये हो रहा है कि अवॉइड किया जा सकता था इस सिचुएशन को, उस पैनिक को, जिस सूरत हाल के अंदर डॉक्टर साहब breathed his last. As a doctor right now, as an epidemiologist and as someone जो इस पूरे सिस्टम को अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं और अपनी इनपुट भी दे रहे हैं कोविड को से डील करने के हवाले से, इस एक इंसिडेंट से आपको क्या नजर आता है? देखिए मैर, ये मेरे लिए एट अ पर्सनल लेवल एक्सट्रीम ट्रेजेडी है कि फुरकान वाज अ ईयर बिहाइंड मी इन द मेडिकल स्कूल, एन एक्सट्रीमली गुड ह्यूमन बीइंग, अ वेरी गुड फिजिशियन और बहुत नेक आदमी और बहुत अच्छा डॉक्टर था। और मतलब ये मेरे लिए समझने कि ऐसा है जैसे कि मेरे किसी छोटे भाई की डेथ हो गई। देखिए ये जो डेथ है ये बड़े क्वेश्चन रेज करती है और एक्चुअली ये सिस्टम की वीकनेस को शो करती है। ये जो आज की ये वीकनेस नहीं है, ये 70 साल वीकनेस है हमारे पास। इट एक्चुअली टेल्स यू कि हमारे पास एक्चुअली कोई हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेटली 70 years into our existence and we still don't have a health care system. Very very unfortunate. देखिए इसमें दो तीन चीजें बड़ी स्पेसिफिकली मैं आपको कहना चाहता हूँ। जब तक कि हम सिस्टम्स नहीं बनाएंगे मुल्क के अंदर, और ऑब्वियसली मैं इस ट्रेजेडी को भी एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ बाय रिक्वेस्टिंग एवरीबडी स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू द चीफ मिनिस्टर टू एवरीबडी एल्स कि भाई खुदा के वास्ते ये एक हेल्थ केयर क्राइसिस है, इसको एज ए हेल्थ केयर क्राइसिस डील करें। इसमें जो डॉक्टर्स की और जो भी पढ़े लिखे लोग मेडिकल फील्ड के हैं उनसे जो भी ओपिनियन है उसको लेके काम को आगे बढ़ाइए। ये मेरा पहली रिक्वेस्ट। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि देखिए ये चीजें अब, और हम तो अब बहुत सोफिस्टिकेटेड एज में रहते हैं। मैं आपको 35 साल पुरानी एग्जांपल देता हूँ। जब मैं न्यूयॉर्क में कोनी आइलैंड हॉस्पिटल में लेवल 2 ट्रॉमा सेंटर में काम करता था, कि उस वक्त भी जब कोई पेशेंट हमारे पास ट्रॉमा के साथ आ रहा होता था तो वायरलेस पे वो हमें IER को बताते थे कि हम इसको लेके आ रहे हैं, और हमारी पूरी ट्रॉमा टीम होती थी। और अगर खुदा न खास्ता हमारे ट्रॉमा बेड भरे हुए थे तो वो किसी और जगह उसको रेफर करते थे, क्योंकि एक मिनट यहाँ पे कीमती है पेशेंट की रजिस्ट्रेशन के अंदर। This seems very logical कि आप डैशबोर्ड के ऊपर चेक करें कि करीबी सबसे अस्पताल कौन सा है, कौन से वेंटिलेटर्स किधर मौजूद हैं, उसको क्लिक करें, उधर से स्टाफ से बात करें एंड देन यू टेक द पेशेंट देयर राइट अवे। तो ऐसी सूरत हाल में, हंगामी सूरत हाल में इस तरह के SOPs नहीं बने या ये सिरे से ऐसा सोचा ही नहीं है अभी तक सिंध हुकूमत है, फॉर दैट मैटर एनी अदर गवर्नमेंट। आई वुड से पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के हम बात की तादाद से ज्यादा जा रही है। जी एब्सोल्युटली। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, देखें हम इस वक्त एक इमरजेंसी में है और इमरजेंसी में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी अपना वजन डालना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट टेल देम कि वो पैसा बनाते रहें और जहाँ एक इमरजेंसी आए तो वो अपना
उसमें वो लाइन तो आप अपना क्या वो वजन ना डाले। तमाम दे हैव टू पर ये कहा है कि इन्फोर्स किया जाए कि अपना एक पूरा एक एरिया जो है मुख्तस किया जाए कोविड के लिए, पूरा स्टाफ मुख्तस किया जाए, सारे एसओपीज को सामने रखा जाए, एहतियाती तदाबीर क्योंकि अप एंटिल नाउ यू राइट प्राइवेट हॉस्पिटल्स ये नहीं करे थे, मगर सिंध के अंदर ऐसे अहकामात अभी तक नहीं जारी किए गए जो पंजाब में किए गए हैं। सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो द नीड ऑफ द आवर। अच्छा, इसमें एक और ट्रेजेडी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मैंने उनकी वो कॉन्वर्सेशन सुनी है अपनी नीस के साथ, जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर मैं वहां जाऊंगा तो स्टिग्मेटाइज हो जाऊंगा। मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते ये पेशेंट्स को पेशेंट रहने दें, इनको स्टिग्मा ना बनाएं, इनको ये कोई क्रिमिनल्स नहीं है, फॉर गॉड सेक डोंट क्रिमिनलाइज योर पेशेंट। मैं देख रहा हूँ कि पंजाब में पुलिस उनके पीछे भाग रही है, लोग छुपा रहे हैं, लोग इस बात से डर रहे हैं कि हमने बता दिया तो कहीं हम अपने कफन दफन के इंतजाम नहीं कर सकते। खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पेशेंट्स को पेशेंट रहने दें, उसको स्टिग्मेटाइज ना करें, उनको इज्जत दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखें, अगर आप उन्हें डॉक्टर्स को प्रिवेंट नहीं करें, देखें जब याद रखें बैटल फील्ड में अगर एक सोल्जर डाउन हो जाता है और जख्मी हो जाता है, हम अपना हेलीकॉप्टर भेजते हैं उसको उठाने के लिए। उस वक्त ये नहीं कहते कि इसमें कितना पेट्रोल खर्च होगा और क्या होगा। ये सोल्जर्स हैं हमारे। महर, अगर ये फील्ड, ये फ्रंट लाइन सोल्जर्स नहीं रहे तो कल वो प्राइम मिनिस्टर को भी यहाँ जाना पड़ेगा इन्हीं अस्पतालों में, अल्लाह ना करे, और प्रेसिडेंट को भी वहीं जाना पड़ेगा, और चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर को भी। तो ये सिर्फ बात सोल्जर्स पे खत्म नहीं होती, ये हम सब पे आती है एट द एंड। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद साहब, आपने बेहतरीन बात की है। और ये बात मुझे लगता है और ये कि अब ये तमाम तर हुकूमतें जो हैं पहल करें, इस तरह के डैशबोर्ड्स बनाएं टेक्नोलॉजी के थ्रू, सारे सरकारी अस्पतालों को, इनफैक्ट प्राइवेट अस्पतालों को भी कनेक्ट करें कि एक वन बोर्ड वन स्टॉप मैकेनिज्म हो, जिधर एम्बुलेंसेज जो हैं वो पता कर सकें कि कहाँ वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, कहाँ स्टाफ मौजूद हैं, करीबी जो अस्पताल है वो कौन सा पड़ता है। इस तरह की नेग्लिजेंट कह लीजिए या लैक ऑफ बेटर सिस्टम इन दीज टाइम्स, इसके बुरान को इससे निमटने के लिए एक छोटा सा वक्फा लेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। वक्फे के बाद बात करेंगे कि क्या मुल्क क़यादत के बुरान से गुजर रहा है, क्या वज़ीर आज़म अवामी ख्वाहिशात की बुनियाद पर फैसले कर रहे हैं। आज उन्होंने फिर लॉकडाउन के हवाले से ही बात की है। दिस कन्फ्यूजन हैज़ बीन गोइंग ऑन, और मगर इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अदालत उज़्मा भी मुतहर्रिक हो गई है। एक हफ्ते की डेडलाइन दे दी है हुकूमत को कि यकसा पॉलिसी सामने आए। हाउ डज दैट कनेक्ट टू द 18th अमेंडमेंट? आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। खुशामदीद कहेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स अली मोहम्मद साहब को और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब को फ्रॉम PMLN। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आपसे आगाज करूंगी। पहले तो फरमाइएगा कि वफाक और सूबों में लॉकडाउन पर कंफ्यूजन नजर आ रही है, अदालतें हुकूमतों की कारकर्दगी के ऊपर भी सवाल उठा रही हैं, पॉलिसी में क्लैरिटी क्यों नहीं है ये सवाल उठा रही हैं। एज अ बाय स्टैंडर्ड राइट नाउ, क्योंकि PMLN अभी किसी हुकूमत में नहीं है, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी कंफ्यूजन मौजूद है, या उसी के होते हुए भी जिधर सब सर तोड़ के बैठते हैं और गुफ्तगू करते हैं और फिर पॉलिसियों का अनाउंसमेंट होती है, इससे बेहतर और क्या रेकमेंड कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जो मामला आज सुप्रीम कोर्ट में चला गया, काश ये मामला पार्लियामान के अंदर होता, पार्लियामेंट बैठती, सेशन होता, वहाँ डिस्कशन होती और फिर फैसले होते। लेकिन बदकिस्मती से हम काफ़ी अरसे से बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हुकूमत से भी, वज़रा साहिबान से भी, मीडिया में भी, कि ज़रूर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। हम नहीं कहते कि हुकूमत अकेले इसको हैंडल कर सकती है, लेकिन मेहरबानी करके हुकूमत कोई फोरम क्रिएट करे जहाँ सारे बैठकर बात करें, और कोई एक ऐसी पॉलिसी हो जो यूनिफाइड पॉलिसी हो, जिस पर सूबे भी अमल करें, मरकज़ भी अमल करे, गिलगित बल्तिस्तान भी अमल करे, आज़ाद कश्मीर भी अमल करे। और ये टास्क अगर बहुत शुरू में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खुद उठा लेते, खुद उसे ले लेते, सबको बिठाते, सारे सूबों में बार बार जाते और एक यूनिफाइड पॉलिसी बनाते तो बहुत अच्छा होता। हमारे यहाँ आज 2 महीने से ये लड़ाई है, लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट लॉकडाउन होना चाहिए, लॉकडाउन हो गया तो इसके ये नतीजा निकलेगा, नहीं होगा तो ये नतीजा निकलेगा। इस बहस में अभी तक हम सारे लोग पड़े हुए हैं। इनफैक्ट ये होना चाहिए था कि ये पहले 2 दिनों में हल हो जाता, फिर हम देखते कि हम अपनी कैपेसिटी किस तरह बढ़ाते हैं, कि किस तरह हमने टेस्टिंग अपनी ज्यादा बढ़ाते हैं, फिर हम देखते हैं कि वेंटिलेटर का बंदोबस्त हम अस्पतालों में किस तरह करते हैं, फिर सूबों को जो चीजें थी जरूरत उनके साथ बैठ के करते कि किस सूबे को कितनी जरूरत है वो हल करते। अभी तक फुल कंफ्यूजन है, किसी को कोई पता नहीं है क्या काम करना है। आज आपने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने
क्या रिमार्क्स दिए हैं। हमारे जब फैसले हम एग्जीक्यूटिव नहीं करेगा, पार्लियामान आपने बंद किया हुआ है, पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुला रहे, तो फिर फैसले कहीं और होंगे। बड़ा अच्छा होता कि प्राइम मिनिस्टर साहब या हुकूमत इजलास बुला लेती, ज्वाइंट सेशन बुला लेती, दोनों हाउसेज का कोई एक इजलास बुला लेती, वहां सारी चीजें उनके सामने रखती, सारी डिस्कशन होती, वहां से कोई कलेक्टिव विजडम के साथ कोई फैसला आता जिसको सारे ऑनरशिप देते और ये मामला आगे लेके जाते। लेकिन अटर कंफ्यूजन है, आज भी नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है सेनेटर साहब, ये अली मोहम्मद साहब, आपने सेनेटर जावेद अब्बासी साहब की भी बात सुनी और ये बात दुरुस्त है। ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी कहा कि पहली बार हुआ है कि पार्लियामानी साल के दिन पूरे नहीं हो रहे और असेंबलियों पे तालाबंदी जो है वो खत्म की जाए। फिर शेरी रहमान साहबा ने भी कहा पार्लियामान को एसेंशियल सर्विसेज की तरह देखा जाए कि यानी कि ये जरूरी है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो एक ऐसे माहौल में जिधर वजीर आजम पाकिस्तान लॉकडाउन को ईज ऑफ कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, असद उमर साहब हमें ये एनालॉजीज दे रहे हैं कि किस तरह ड्राइविंग के एक्सीडेंट्स के अंदर ज्यादा हम बात नजर आती है, मगर फिर भी ड्राइविंग तो नहीं हम रोक सकते। इस तरह की एनालॉजीज देने के बावजूद अगर पार्लियामान को बहाल नहीं किया जा रहा है, इज्तिमाई दानिश हरकत में नहीं आ रही, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि यकसा पॉलिसी सामने आना मुश्किल ही दिखाई देगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं आपका इब्तिदाई ज़्यादा नहीं सुन सका, आपके चैनल ने रब्ता बड़ी देर किया है स्काइप पे, लेकिन थोड़ा सा मैंने यूट्यूब पे कवर करने की कोशिश की है आपके इब्तिदाई को, और आपने डॉक्टर साहिबान से गुफ्तगू की है। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से भी और महमूद जावेद साहब भी करेंगे कि बहुत दुख है और अफसोस है और ताज़ियत भी करते हैं। दिली एक अफसरदगी भी है, डॉक्टर साहब जो फौत हुए हैं, फुरकान साहब जो शहीद हुए हैं, और ये मौका ऐसा नहीं है कि मैं सिंध गवर्नमेंट को ज़्यादा लान तान करूँ, क्योंकि ये इसी तरह का वाक़या KP या पंजाब में भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये सबसे ज़्यादा सिंध गवर्नमेंट की और फिर हम सब की इज्तिमाई एक मैं इसको कमज़ोरी कहूँगा, एक मसला कहूँगा, क्योंकि अभी ऐसी सूरत हाल खुदा ना खास्ता नहीं है कि बेशुमार लोग वेंटिलेटर्स पे हैं। इसका मतलब है कि वेंटिलेटर्स की कमी शायद मसला ना था उधर, बल्कि शायद कोऑर्डिनेशन की कमी थी, जो आपके डॉक्टर साहब ने और फिर आपने भी उस पर जिक्र किया अपना महर साहिबा, कि अगर थोड़ा सा बेहतर कोऑर्डिनेट होता, पता लग जाता जल्दी कि कहाँ वेंटिलेटर अवेलेबल है, क्योंकि अभी अल्लाह वैसे ना करे और वो वक्त नहीं आया, और अल्लाह ना करे कि वो स्पाइक हो कि बहुत ज्यादा लोग वेंटिलेटर्स पे हों और हमें ये चूज करना है कि किसको रखें और किसको ऑफ करें। तो मुझे ये लगता है कि फुरकान साहब का बेसिक मुझे मसला है, मुझे लगता है कि वहाँ पे वक्त पे पता ना लग सका शायद, क्योंकि वो बहरहाल सिंध गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर बता सकेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो जावेद अब्बासी साहब ने असेंबली की बात की है और आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी बात की और आपने भी राय का इजहार किया कि पार्लियामेंट का और ख्वाजा साद रफीक साहब का भी, तो पहली बात यह है, इस बात से कोई इनकार नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि पार्लियामेंट का इसमें अमल में आना बहुत जरूरी है। इसीलिए तकरीबन 21 दिन पहले मैं स्पीकर साहब के पास गया, उनको मैंने तजवीज़ दी कि पार्लियामेंट का एक साइड में होना मुनासिब नहीं है, हमें पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी चाहिए। उन्होंने तजवीज़ मानी, खान साहब से बात हुई, उनको ऑन बोर्ड किया और पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कोरोना बन गई। उसके बाद एक सजेशन आई कि इसको वर्चुअल करें, उसमें आपको शायद इल्म ना हो, अब्बासी साहब को होगा, इनकी सीनियर लीडरशिप वहाँ हमारे पास मौजूद है। मैं जल्दी बात इसलिए कर रहा हूँ, कम वक्त में ज्यादा चीज कवर हो जाए। 2-3 उसकी मीटिंग्स हो चुकी हैं और कल हमने दोबारा एक इमरजेंसी में 4 बजे दोबारा मीटिंग कन्वीन की है, जिसमें इनके जो पार्लियामानी लीडरान हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, नवीद कमर साहब हैं, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, MKM वगैरह सारे वहाँ आने हैं। वहाँ ये डिसाइड हो जाएगा कि हमने अभी इनका जो रिक्वेजिशन है वो करना है या नेचुरल जो प्रॉपर सेशन है उसको फौरी हमने कन्वीन करना है, नंबर 1। नंबर 2, इस बात से भी इनकार नहीं है कि एसेंशियल सर्विसेज या जो भी, लेकिन एग्जीक्यूटिव फैसले एग्जीक्यूटिव लेती है, पार्लियामान नहीं लेती। पार्लियामान एक ओवरसाइट का किरदार अदा करती है, या वह सजेशन हो सकती है या कानून साजी हो सकती है। उस सिलसिले में पार्लियामेंट बड़ी एक्टिव है, पार्लियामेंट्री फोरम की हद तक कोरोना की, और जो नेशनल असेंबली का सेशन है वो भी अभी कॉल होने जा रहा है जल्दी, और शायद सेनेट का भी हो जाए, नंबर 2। नंबर 3 बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जाहिर है मीडिया में ज्यादा शोर हुआ है, शाम को इस पर डिस्कशन होती है, अब्बासी साहब की बात सही है, लॉकडाउन हो ना हो इस पर डिस्कशन हो रही है, लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ऊपर के लेवल पे जहाँ डिसीजन मेकिंग हो रही है, जहाँ वज़ीर आज़म बैठ रहे हैं, वहाँ उनके वज़ीर आला सारे चारों सूबों के बैठ रहे हैं उनके साथ, और इसी तरह जो असद उमर साहब की कमेटी है वहाँ भी सारे लोग बड़े एक्टिवली और बड़ा वहाँ पे एक डिसाइसिवली फैसले हो रहे हैं। जब एग्जीक्यूटिव अपना काम नहीं करती या पार्लियामान हरकत में नहीं आती, तो उस वैक्यूम के अंदर दीगर
इदारों को भी फिर मौका मिल जाता है कि फिर वो कमेंट करें। ये आज खुद नोटिस के ऊपर, कोरोना आज खुद नोटिस है जिसके ऊपर आपने आज के सख्त रिमार्क्स देखे। हमारे वजीर इत्तलात शिबली फराज साहब का कहना है कि 18वीं तरमीम यकसा पॉलिसी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। तो अब एक हफ्ते का जो मोहलत दे दी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, 18वीं तरमीम जैसा इतना बड़ा पेचीदा एक हफ्ते में तो हल हो नहीं सकता कि अगर वजीर इत्तलात की बात को भी संजीदगी से लिया जाए। पहले मैं चाहूंगी आप दोनों और अवाम 18वीं तरमीम के एक बैकग्राउंड को और उसकी वजह से जो दरपेश मसाइल हैं उसके ऊपर एक खसूसी रिपोर्ट दें। मजबूत वफाक या मजबूत सूबे, ये बहस पाकिस्तान बनने के साथ ही शुरू हो गई। इन 70 सालों में वन यूनिट, सदारती निज़ाम और 18वीं तरमीम के तहत सूबों और वफाक को मजबूत करने के फैसले लिए गए। पीपल्स पार्टी के 2008 में इक़्तिदार संभालने के बाद आसिफ अली जरदारी ने आईनी इस्लाहाती कमेटी की तश्कील का ऐलान किया। क्योंकि 17वीं और 8वीं तरमीम के तहत सदर और वज़ीर आज़म के इख्तियारात में अदम तवाज़ुन पैदा हो गया था, तो ये फैसला किया गया कि 58(2)B का खात्मा किया जाए और सूबों को खुद मुख्तारी दी जाए। इस कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर 8 अप्रैल 2010 को 18वीं तरमीम पास की गई। As a democratically elected president of Pakistan, I call upon the Parliament to form an all-parties committee to revisit the 17th Amendment and Article 58(2)B। 1973 के आइन में सूबाई खुद मुख्तारी के तहत तालीम, सेहत, ज़राअत और माहौलियात जैसे दीगर शोबों को सूबों और वफाक दोनों के मुश्तरका दायरा इख्तियार में रखा गया और इस लिस्ट को कंकरेंट यानी मुश्तरका लिस्ट का नाम दिया गया। साथ ही ये फैसला किया गया कि 10 साल बाद कंकरेंट लिस्ट खत्म हो जाएगी और इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा 18वीं तरमीम के पास होने तक ना हो सका। 18वीं तरमीम के पास होने के बाद भी वफाक ने महज वजारतों के नाम तब्दील किए। The Constitution has been made truly democratic and federal in character, and the provincial rights and parliamentary sovereignty have been restored. I am particularly delighted that the 17th Amendment has been repealed. 7वें NFC अवार्ड के तहत सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद को कुल मिलाकर वफाकी महसूलात का 62% मिलता है, जबकि रकम और वसाइल की तकसीम का पैमाना आबादी, महसूलात का हसूल, गुर्बत और आबादी की डेंसिटी को बनाया गया, जिसके नतीजे में बलोचिस्तान को 9.1%, KPK को 14.6%, सिंध को 24.5% और पंजाब को 51.7% हिस्सा मिला। 30 अप्रैल 2018 को इमरान खान ने नए पाकिस्तान के 11 अनुकात में वफाक की मजबूती और सूबों को हकूक देने का वादा किया। हम अपनी फेडरेशन को मजबूत करेंगे, हम अपने मुल्क को, सारे सूबों को उनके हकूक दिलवाएंगे। लेकिन अब इमरान खान और तहरीक इंसाफ गवर्नेंस और माली मुश्किलात की वजह 18वीं तरमीम को करार देते हैं। NFC वार्ड में सब कुछ सूबों के पास चला गया है, सेंटर के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास, तो फेडरल गवर्नमेंट तो वैसे ही बैंकरप्ट है। अपोजिशन जमातों और बिलखसूस पीपल्स पार्टी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के बयानात को 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिश से ताबीर करते हैं। 18वीं तरमीम पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं। 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देगी। मेरे पूरे खानदान को, मेरे पूरे पार्टी को जेल भेजना है, आप भेज दे। 18वीं तरमीम को मुल्क की तमाम सियासी जमातों ने इत्तफाक राय से मंजूर किया था। हुकूमत की तरफ से इस तरह के शरंगेज बयानात का मकसद कौम समझने से कासिर है। इसमें कोई शक नहीं कि 7वें NFC अवार्ड ने वफाक की माशी हालत को कमजोर किया, क्योंकि 62% हिस्सा सूबों को देने के बाद 38% वसाइल से वफाकी मामलात चलाना कदरे मुश्किल है। 7वें NFC से कबल पीपल्स पार्टी ने परवेज मुशर्रफ से 7.8% खसारा विरसे में हासिल किया। पीपल्स पार्टी के आखिरी 2 सालों में ये खसारा 8.8% और 8.2% रहा। मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत इस खसारे को कम करके 6.6% तक लाने में कामयाब रही, जबकि तहरीक इंसाफ के पहले साल ये खसारा 8.9% रहा, जबकि इस साल ये मजीद बढ़ सकता है क्योंकि पाकिस्तान की शरह नमू मनफी होने की पेशीनगोई की गई है। इस तरह का सिलसिला जारी रहा तो पाकिस्तान के शरह नमू माइनस में चली जाएगी 6 से 7%। ख्याल ये था कि 2.5% से कुछ कम इस वक्त शरह नमू रही गई, मगर वो अब नेगेटिव हो जाएगी।
कोरोना के बाइस पूरा मुल्क मुश्किलात का शिकार है और किसी नए तनाज़े का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत और अपोजिशन मामलात को गुफ्तो शनीद से हल करें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर 18वीं तरमीम का खात्मा करना है तो वो भी आईनी तरमीम के जरिए होगा, जो कि अपोजिशन और हुकूमत मुश्तरका तौर पर ही कर सकते हैं। प्रोग्राम न्यूज आई के लिए आसिम मलिक, डॉन न्यूज, इस्लामाबाद। जी अली मोहम्मद साहब, फरमाइएगा कि क्या यकसा पॉलिसी जिसकी डिमांड की है सुप्रीम कोर्ट ने, इसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट अब ये 18वीं तरमीम ही है? देखिए, मैं जरा पहले सुप्रीम कोर्ट का इशू पे मैं बात करूं। सबसे पहले तो मैं इस बात को वेलकम करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इसका नोटिस लिया है, जो मोटो नोटिस पे वो करें इसको, और साथ साथ जो उनकी ऑब्जर्वेशन है, हम उस हुकूमत में से नहीं है जो मुखालफत की फिजा पैदा करते थे। बुरा मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो भी कमेंट्स हैं उनको पॉजिटिव स्पिरिट में लेते हैं और कोई कमजोरी है तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। जिस तरफ उन्होंने निशानदेही की है वो इमरान खान साहब की बात पर एक जॉइंट एफर्ट को अकेला नहीं कर सकते, बल्कि जहाँ तक 18वीं तरमीम की मेयर साहबा बात है, तो पहली बात तो ये है कि 18वीं तरमीम के तरमीम एज अ न्यू फेज इरा उसके बाद स्टार्ट हुआ, उसको कोई मुखालिफ नहीं है। आज अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ या इमरान खान साहब आपके सामने वज़ीर आज़म है, वो इसलिए कि हमने पख्तूनख्वा में परफॉर्म, उसकी बुनियाद पर पख्तूनख्वा के अवाम ने और के लोगों ने हमें पसंद किया या वोट दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये समझते हैं कि 18वीं तरमीम में अगर बेहतरी की गुंजाइश की बात करता है तो ज्यादा उसको पोर्टेंट बनाने की बात करता है, जो कमजोरियां उसमें है उसको मिटाने की बात करता है, तो वो सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुपरा बॉडी, सुपर डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तरमीम हुई, 18वीं तरमीम के जरिए एक पैकेज डील आई जिसके अंदर बहुत से आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल तरमीम हुई, और पैसेज ऑफ टाइम कुछ उसमें अच्छी चीजें सामने आई, बल्कि ज्यादा अच्छी चीजें सामने, लेकिन कुछ सुकम भी सामने आए जिसमें हुकूमत का, मरकजी हुकूमत का कुछ चीजों पे कंट्रोल कम होना, फॉर एग्जांपल पे या आपकी नेशनल इशू पे, हेल्थ, एजुकेशन में पॉलिसी फॉर्मुलेशन, तो उन चीजों को बेहतर करने की बहरहाल जरूरत है। एक चीज नई तब्दील हो सकती है, वो है कुरान। बाकी इंसान का बनाया आइन है, उसमें तरामीम है, उसमें बेहतरी के लिए हमेशा, लेकिन फोरम कौन सा होगा? आई एम वेरी क्लियर, फोरम इज द पार्लियामेंट। सबने कंसेंसस से और प्रॉपर बैठ करके प्रॉपर डिस्कशन होने के बाद इसमें कोई तरामीम अगर होनी तो हो जाएंगी। आपका तक लामीमात, द प्रॉब्लम इज कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद सबसे पोलराइज जो अगर एक लीडर है ना, वो इमरान खान है। आप देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप के इस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं कि मुझे अब शायद अपने आप को एब्जॉल्व करने के लिए, ऑफ कोर्स कि मुझे पेशगी इतलात नहीं मिली थी, इंटेलिजेंस ने मुझे टाइमली आगाह नहीं किया था कोरोना की वजह से, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई मीन ही इज बीइंग टारगेटेड राइट नाउ फॉर नॉट टेकिंग द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। सो सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, जब आज सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये मुतकब्बराना सोच की वजह से, ये किसके ईगो की वजह से मुतासिर हो रहा है ये सब कुछ? एंड आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट लोअर लेवल के आदमी, जैसे चौहान साहब भी आज कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब ने उनका अरेस्ट होना, उनके ऊपर नए केसेस खुलने वाले, इससे ज्यादा फिर आप शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि ये टार्जन बनने वाला है नैब ईद के बाद, और ये बात हो रही है कि आई मीन ऐसी सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब की अब एक दफा फिर अरेस्ट जो है वो नागुज़ीर है। सो इधर तो हमें इत्तेफाक पैदा करने की जरूरत है ना, मुत्तहिद होने की जरूरत है। तो इतनी मैं समझने से कासिर हूं कि 18वीं तरमीम जैसे पेचीदा मसाइल अगर ये वाकई सबसे बड़े ऑब्स्टिकल हैं, जैसे वजीर इत्तलात भी कह रहे हैं, दीगर रहनुमा भी कह रहे हैं, तो फिर इसके ऊपर बैठ के गुफ्तगू शनीद कहां कर होगी, कैसे होगी? एक तो बहुत ही अफसोस की बात है कि बहुत ही अफसोस है कि लोग इस बात को समझने से कासिर हैं। मैं 2-3 शो में ये बात कह चुका हूँ कि 80th अमेंडमेंट नाम की कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है। जब अमेंडमेंट हुई है वो एक आइन की 102 क्लासेस थी, आर्टिकल थी 102 जिनमें अमेंडमेंट की गई है, वो आप 97-3 के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। ठीक, छोटा सा वक्फा लेंगे सेनेटर साहब, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई।
शुक्रिया नाज़रीन। आज सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक चार्जशीट तैयार की गई वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के हवाले से, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मजीद ये कहा कि इदारे क्या काम कर रहे हैं, खरीदारी कैसे हो रही है, किन कंपनियों से हो रही है, सारा काम लगता है सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही महदूद है। कोरोना अखराजात का ऑडिट करवाया जाए तो लग पता जाएगा कि असल में हो क्या रहा है, विच इज ऑफ कोर्स वेरी अनसेटलिंग। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे मुल्क में अबतर हालात हैं, इस्लामाबाद में कितने शॉपिंग मॉल्स हैं, इनमें से कितनी दुकानें किराए पर हैं, कितने मुलाजमीन काम कर रहे हैं, शॉपिंग मुलाजमीन सामान की तकसीम से कितने लोग वाबस्ता हैं, और शॉपिंग मॉल से वाबस्ता तमाम काम रुक चुके हैं। जस्टिस गुजार अहमद साहब ने यह भी कहा नाज़रीन कि सिंध हुकूमत पॉलिसी बनाने की बजाय सनतें खोलने की इजाजत दे रही है। सूबों को ऐसे कारोबार रोकने का कोई इख्तियार नहीं कि जो मरकज को टैक्स देते हैं। समझ नहीं आ रही कि मुल्क में क्या हो रहा है। मुल्क में मुकम्मल तौर पे इस्तेसाल हो रहा है। लगता है कि वफाक और सूबाई हुकूमतें अवाम के खिलाफ साजिश कर रही हैं, कोई यकसा हिकमत अमली नहीं है। अली मोहम्मद साहब, एक ऐसी सूरत हाल में जब इदारे आपके खिलाफ इस तरह की चार्जशीट जो हैं वो दे रहे हों और आप लोग मजीद ऑस्ट्रेसाइज कर रहे हों और दीवार से लगा रहे हों अपोजिशन को, नैब की फुर्तियों के हवाले से मुतनब्बे करते हुए, लोगों के अरेस्ट, अपोजिशन के अरेस्ट के हवाले से मुतनब्बे करते हुए, तो फिर क्या कर बेहतरी आएगी सर? क्या कर यकसा पॉलिसी सामने आएगी? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं खुद एक छोटा मोटा सा कमजोर सा वकील हूँ, तो मैं आपको एज लॉ के स्टूडेंट बता देता हूँ, मेरे से ज्यादा बेहतर बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब जानते हैं। लेकिन आजकल अब्बासी साहब जो हैं दिन को एक रोजा रखते हैं और अफ्तारी के बाद इनका रोजा डबल हो जाता है, तो फिर हमें सारा गुस्सा निकलता है। अच्छा, इनको पता है कि वो जो मीटिंग थी वो स्पीकर साहब ने कॉल की थी, खान साहब ने कॉल ही नहीं की थी। खान साहब से 15 मिनट का हमने टाइम लिया कि आप आए अपनी बात करके आप बेशक। मसला ये कि आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि सूबों में ताउन होने की वजह मरकज में बैठे लोगों का मुतकबराना रवैया है। आई मीन ही हैज स्पेल्ड इट आउट फॉर यू। अरे मुझे बोलने देना, मुझे जवाब देने देना, मैंने सुन लिया है। और वैसे ही मैं अब्बासी साहब से बहुत डरता हूँ, उनका डबल रोजा चल रहा है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो कोई भी जज चाहे उधर बैठे हों, चाहे हाई कोर्ट्स में हो या चाहे लोअर जुडिशरी में हो, बाज़ औक़ात वो कोई प्रोसीडिंग कार्रवाई होते हुए वो लाउड थिंकिंग करते हैं, वो किसी बात को क्वेश्चन करते हैं, उस पर बात करते हैं। ये कोई चार्जशीट नहीं होती, इन चीज़ों को ज़्यादा पर्सनल नहीं लेना चाहिए। लेकिन इन चीज़ों में एक बहरहाल एक तनबीह का एक होता है, तासुर होता है, उससे हुकूमतों को वो कहते हैं कि वी मस्ट फास्टन अवर सीट बेल्ट। तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की किसी ऑर्बिटर डेक्टा की या उनकी किसी ऑब्जर्वेशन का बुरा नहीं मानते, बल्कि ये समझते हैं कि उससे आपको गाइडेंस मिलती है। ये है, अगर आप मुझे इजाजत दें जावेद अब्बासी साहब, एक बड़ी तंकीद हो रही है आपकी जमात एक बार फिर एक नैरेटिव के बयान में तसादुम में गुम नजर आ रही है। जो शहबाज शरीफ साहब इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि कभी 1993 में गुलाम इसाक ने उनको ब्ला के ऑफर दी थी वजीर आजम बनने की, 99 में जनरल मुशर्रफ ने दी, और अभी एक और इंटरव्यू के मुताबिक तो उनको अभी 2018 के इलेक्शन से पहले भी ऑफर थी और पूरी काबीना डिस्कस हो रही थी। सो इवन तो वो कहते हैं मुझ पर एस्टैब्लिशमेंट की बहुत करीब होने का इल्जाम लगाया जाता है क्योंकि मैं एक एस्टैब्लिशमेंट से अच्छे और एहतराम के बुनियाद पर ताल्लुकात का हामी हूं, मगर सर दिस डज नॉट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि आप लोगों के ऊपर फिर वही मसला पड़ रहा है कि आप लोग समझ नहीं आ रही कि साथ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। आपकी क़यादत अभी कौन कर रहा है और उस क़यादत का नैरेटिव और मौक़िफ़ क्या है सर? देखिए, ये बात जो उन्होंने कही है ये बिल्कुल वाज़ेह बात है। उन्होंने कहा कि कोई भी स्टेब्लिशमेंट थी, अगर वो ये चाहती है कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब का छोड़कर इक़्तिदार ले लूँ, या मैं वज़ीर आज़म मुझे बना दिया जाए, या मैं पार्टी को छोड़कर किसी और सेटअप का ऐसा बनूँ, तो उन्होंने कहा कि ये ऑफरें मेरे लिए बहुत पहले भी आती रही, अब भी आएंगी और शायद आंदा भी आएंगी। वो कहते हैं कि मेरे लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। मैं जिस जगह पर खड़ा था, मैं पार्टी के साथ था, पार्टी की क़यादत जनाब मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अब वो चूंकि इस वक्त पार्टी के सदर हैं और उनकी बहुत सारी चीजें थी जो उन्होंने अपने उस बैकग्राउंड में बताया कि जो लोग बड़े अरसे से ये बात कह रहे थे, लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी कि ये पार्टी डिवाइड हो जाएगी। ये लोग कहा करते थे कि पनामा का फैसला आ जाएगा तो ये पार्टी डिवाइड हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, फिर उन्होंने कहा नायब का अदालत का फैसला हो जाएगा, फिर उन्होंने कहा कि मियाँ साहब की सजा हो जाएगी तो ये पार्टी डिवाइड हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ये ख्वाहिश अभी ने ये ख्वाहिश हमेशा से थी, बहुत अरसे थी, अभी भी ये ख्वाहिश है, लेकिन ना ये पार्टी पहले डिवाइड हुई है ना अब डिवाइड होगी। और हम लड़ाई नहीं, उन्होंने कहा कि मेरा एक मौक़िफ़ जरूर अपना रहा है, लेकिन मौक़िफ़ का ये मतलब न लिया जाए कि मैं किसी और की पॉलिसी टो करूंगा। मैं वो करूंगा जो पार्टी के इंटरेस्ट में होगा। दुआ के साथ कि मुल्क की इज्तिमाई दानिश को हरकत में आने दिया जाएगा कि ना कि कहीं और दीगर इदारों से ये नाअहली हाईलाइट की जाए। जो ये बिल्कुल शहरी नमाज साहिबा की बात दुरुस्त है कि पार्लियामान और इसके इजलास को एसेंशियल सर्विसेज का रुतबा और स्टेटस दिया जाए, कि एक
एक पॉलिसी सामने आ सके, क्योंकि वफाक और सूबे लॉकडाउन पर कंफ्यूज दिखाई देते हैं तो ये अवाम कंफ्यूज होती है मजीद। बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका जहां दुनिया में सबसे ज्यादा अम्बात दिखाई दे रही हैं, बताई जा रही है 68,000 अम्बात का नंबर क्रॉस कर गया। इटली इज द सेम, जो 28,000 का नंबर बताया जा रहा है। 174,000 पिछले दिनों के अंदर बात हो रही थी। 24 घंटों में ये अम्बात बढ़ती चली जा रही हैं। तो इन मुल्कों में लॉकडाउन नरम किया जा रहा है, बट एहतियाती तदाबीर को 100% इंप्लीमेंट करके यहाँ डिसिप्लिन नहीं है, यहाँ लीडरशिप का फुकदान का जिक्र जो है वो आला अदालत की तरफ से हो रहा है। इसको बड़ी संजीदगी से देखना चाहिए। आप बहरहाल अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और घर बैठिए। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।